मेजर समरपाल तूर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम और इस बड़े इंटरेस्टिंग जंक्चर पे मुझसे बात करने के लिए। मैं देख रहा था और बहुत देर से आपको फॉलो भी कर रहा हूँ मैं एक्स पे, जहाँ पर आपके टेक्स आते रहते हैं और आपके टेक्स बहुत नुआंस्ड होते हैं क्योंकि इट इज़ अ सोल्जर्स टेक। आपका टेक बहुत वेपन सेंट्रिक होता है और आप टेक्निकल डिटेल्स अच्छे से समझते हैं, जो कि मैं चाहता हूँ कि आज थोड़ा-सा आपसे बोरो करूँ। तो जस्ट टू बिगिन 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं अभी। सबसे पहली बात, आप इस पूरे के पूरे सिचुएशन को, पूरे के पूरे वॉर को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है ये अनफोल्ड कैसे करेगा अगले कुछ दिनों में? और उसके बाद मैं वेपन्स पे आऊँगा और वो जो एक दैट लेजेंडरी ऑपरेशन दैट हैज़ बीन कंडक्टेड विद देयर पायलट रेस्क्यू, देन आई विल आस्क अबाउट दैट। बट ओवरऑल आपका इस वॉर पे क्या कहना है अभी, आज की डेट में? मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट ये है सर कि अगर 47 साल वेट करने के बाद इस युद्ध में ये हालत है कि अब ईरान थ्रेट बन चुका है पूरे विश्व के लिए, जिस तरीके से उसके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जिस तरीके से उसका अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी नेटवर्क इस्टेब्लिश हो चुका है, ऑलमोस्ट लाइक अ हाईवे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, मतलब अटल टनल सब गए हैं, चिनानी टनल भी गए हैं, उधमपुर के आगे। तो अंडरग्राउंड टनल वो तो सिर्फ 3-4 किलोमीटर 9 किलोमीटर है, ये तो सैकड़ों किलोमीटर अंडरग्राउंड हाईवेज बनाए हुए इन्होंने टनल्स के। तो आप सोचें कि 47 साल से 47 ईयर्स आपके ऊपर सैंक्शन लगे हुए, आपको कोई भी बाहर का पैसा आना मना है, आपको कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट का पार्ट्स या मेंटेनेंस पार्ट्स आना मना है, आपकी मैरिटाइम एक्टिविटी पे पूरी पूरी मॉनिटरिंग होती है, आपके लैंडलॉक्ड बॉर्डर्स पे पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की नजरें हैं, ऑब्जर्वर्स तैनात हैं। डिस्पाइट ऑल दिस, इनके पास इतना पैसा आया कि आई डू नॉट सी कि इन्होंने लोगों के लिए क्या डेवलपमेंट की है ईरान में, दैट आई डू नॉट सी। मुझे एक ही चीज दिखती है, सवाक और ये मोइस और बसीज फोर्स हिजाब के लिए जरूर गोली मार देंगे सड़कों पे, ठीक है। यंगस्टर्स जो प्रोटेस्ट करेंगे किसी की डेथ के लिए, उसको जरूर एप्रीहेंड करेंगे, टॉर्चर करेंगे और उसकी डेड बॉडी वापस हॉस्पिटल में रख देंगे। और खौफ के मारे उन बच्चों के पेरेंट्स भी नहीं आते हैं बॉडी क्लेम करने, रिलेटिव्स आते हैं कि भाई हमारे रिश्तेदार का बच्चा है, हम लेने आए हैं। कहते वो क्यों नहीं आए? कहते दे डू नॉट वांट टू कम, क्योंकि दे विल बी द नेक्स्ट टारगेट। सद्दाम हुसैन यूज टू डू दिस, अब ये कर रहे हैं। मतलब आप वो विजुअल्स देखो कि आई डू नॉट नो, 25,000 भी हो सकता है, मेरी तरफ से 500 भी बोल दो। फॉर अ मोमेंट आप ईरान का नाम हटा के इंडिया रखो, पूरा मुल्क वुड बी इन अ सिविल वॉर सेक्रेटेरियन वायलेंस वाले मोड में आ जाता अगर 500 लोग मारे जाए इंडिया की सड़कों पे बाय द गवर्नमेंट इन वन नाइट। ये तो हम सिर्फ तेहरान की बात कर रहे हैं, अदर सिटीज ऑल्सो। आई मीन ये एक ऐसा लीडरशिप, मैं ईरान एज ए कंट्री मैं उन्हें नहीं ब्लेम करूंगा। ये जो आईआरजीसी, जो खोमेनी है, ये पूरा खोमेनी क्लैन, आयतुल्ला क्लैन। पहली चीज तो ये जो यूएई ने 51 ईयर्स से चलता जो हॉस्पिटल है यूएई का, ये ईरान में, ईरान का हॉस्पिटल जो है एनजीओ, इसको बंद करवाया पहले, जब ईरान ने कम से कम 2000 मिसाइलें यूएई के ऊपर दागी। अब मेरा सवाल दुनिया से ये है, अगर ईरान को यूएसए के साथ प्रॉब्लम है, अगर ईरान एलिगेशंस लगाता है जीसीसी पे कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, तुम मेरे दुश्मन को पनाह दे रहे हो, तो तुम अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पे तक रिस्ट्रिक्ट रखो ना अपनी मिसाइल्स। आपने अपनी मिसाइल जीसीसी कंट्रीज की कमर्शियल लाइफलाइंस को डिसरप्ट करने के लिए क्यों दागी? व्हाट इज द इंटेंट, व्हाट इज द माइंडसेट, व्हाई? और उसकी वजह से इंडिया इसलिए नहीं तकलीफ में है कि हम सिर्फ ईरान पे डिपेंडेंट थे। हमारा ज्यादातर ऑयल सऊदी अरब से भी आ रहा था, यूएई से भी आ रहा था, कतर ओमान से भी आ रहा था।
जो हमारी LNG है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, नॉट जस्ट ईरान। तो ईरान का क्या हक बनता था टू हाईजैक द कॉमोडिटी कॉल्ड ऑयल? बाकी मुल्कों ने इसका क्या बिगाड़ा था कि बिकॉज nobody else fired or did anything. And please try and understand, 13 आतंकवादी तंजीमें in the Middle East are Shia backed and Shia oriented. सीरिया में फतेम्यून ब्रिगेड और ज़ैनबियून डिवीजन है, लेबनान में आपका हिजबुल्ला है, पैलेस्टाइन के अंदर आपने हमास और इस्लामिक जिहाद को पाल के रखा, आपने यमन में आपने हुतियों को पनाह दे के रखी, देन इराक में आपके पास बद्र ऑर्गेनाइजेशन है, देन यू हैव किताब हिजबुल्ला, फिर असैब अहल अल हक, किताब सैयद अल शुहादा, हरकत हिजबुल्ला नुजाबा। ये 5 आतंकी गुट शिया की तो सिर्फ इराक में ही शामिल है, जिसमें कि पीपल्स मोबिलाइजेशन फोर्स PMF करके भी उसकी विजुअल्स आए हैं, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ टोयोटा की व्हाइट कलर की पिकअप्स पे इन्होंने फ्लैग्स लगा के रखे हैं, और दे आर एंटरिंग ईरान फ्रॉम द लैंड टू सपोर्ट कि अगर अमेरिकन ग्राउंड फोर्सेस आई तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। इन्होंने इराकियों के नाक में दम करके रखा है। Why did Syria not intervene or support हिजबुल्ला जब इजराइल हिजबुल्ला पे हावी हो रहा था? Syrians were celebrating the destruction of हिजबुल्ला, पटाखे फोड़ रहे थे जब इजराइल बॉम्बिंग चल रही थी हिजबुल्ला के ऊपर। पर आपको ऐसा नहीं लगता मेजर तूर कि अभी जिस हिसाब से आपने खुद ही बताया कि मिसाइल सिटीज हैं हाईवेज जैसी, और इनके पास इतना असला है, एटलीस्ट इतना असला है कि ये सस्टेन कर रहे हैं, या तो ये रिसप्लाई हो रहे हैं, नहीं तो इनके पास ऑलरेडी था और दे वर प्रिपेयर्ड। बट कहीं ना कहीं एक हद तक बाजी मार ली इन्होंने, बिकॉज ईरान हैज डन इट, बिकॉज उनको इतने आराम से वाइप आउट नहीं करा जा सकता है। वो सीज फायर रिजेक्ट कर रहे हैं, उनके पास इतनी ऑडेसिटी है कि वो हॉर्मुज बंद कर रहे हैं, कह रहे हैं जो करना है तुम कर लो, वी विल नॉट ओपन इट। और ट्रम्प डेडलाइन दे के थक गए। सर 2019 चाइनीज गवर्नमेंट के साथ इनकी अग्रीमेंट हुई थी फॉर $45 बिलियन कि चाइना विल हेल्प रेज एंड अपग्रेड इरानियन नेवी, एयरफोर्स एंड मिलिट्री, एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर मिसाइल एंड रॉकेट प्रोग्राम। आज की तारीख में हमें दिख रहा है कि किस तरीके से मिसाइल एंड रॉकेट प्रोग्राम इनका चल रहा है। देयर प्लाज्मा एंड लेजर स्टडी से रिलेटेड जो लैबोरेटरीज है, जिसको ये कॉलेजेस क्लेम कर रहे हैं, दे आर वेपन फैक्ट्रीज टुडे। दे हैव वेपनाइज्ड दिस रिसर्च इन क्रिएटिंग ओनली वेपन्स। मतलब आप बताएं कि इतनी हवाला कंपनीज बन गई, हवाला का पैसा पूरा मिडिल ईस्ट से वाज कमिंग टू ईरान। पीपल स्टिल ओवरलुक्ड इट कि चलो जब तक जान माल का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इट इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल फॉर ईरान पब्लिक। जीसीसी कंट्रीज ने वो भी ओवरलुक कर दिया कि चलो कोई नहीं, इट्स ओके, लीव इट। बट आज की तारीख में आप AQ खान के नेटवर्क के जरिए से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेके आते हो, आप नॉर्थ कोरिया की मदद से हुएसैंग 18 वेरिएंट की मिसाइल्स लेके आते हो, आप रशिया की मदद से आप सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स विद MIRV टेक्नोलॉजी लेके आते हो। और अगर आप 45 इयर्स से एक ही स्लोगन पे पढ़ रहे हो प्रोपोगेंडा लेके, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, एक सेकंड के लिए मैं सबको कहता हूं आप डेथ टू इजराइल और डेथ टू अमेरिका को डिलीट करके आप सिर्फ डेथ टू इंडिया करके बोल दो। अगर कोई मुल्क 45 साल से अपने मुल्क में हल्ला मचाता रहे कि डेथ टू इंडिया फॉर 45 इयर्स, वहां का बच्चा बच्चा जो छोटा पैदा हुआ था 3-4 जनरेशंस will not have any reason why India has to be destroyed
पर उन्हें एक चीज जरूर पता है कि दे इफ गिवन अ चांस एंड अ वेपन दे विल अटैक इंडिया, और पाकिस्तान यही कर रहा है। जो आतंकी तंजीमें इन्होंने खड़ी की, वो तो अब जाके इंटरनेट आया, टेक्नोलॉजी आई, आधे पाकिस्तानियों को तो ऑपरेशन सर्चलाइट के बारे में भी नहीं ज्ञान था कि ऑपरेशन सर्चलाइट भी कुछ हुआ था। People did not know कि Razakars were hand in glove with Jamaat Islami and were helping Pakistan Army in Operation Searchlight and kidnapping and killing the Bengalis. तो सर देखिए, history has a very deep link. People want to give excuses कि Hamas was created by Israel. I agree, Hamas was created by Israel, but with what intent? Intent was peace, prosperity, progress, in the almost similar lines to what Israel wants, ताकि वहां पे माहौल पीस का रहे. And who was the one who was opposing Hamas? PLO, Palestine Liberation Organization, जिसको पाकिस्तानियों ने जॉर्डन में वैसे ही मैसेकर किया था. जनरल जिया उल हक जब ब्रिगेडियर था, he killed them. 20 से 25 हजार पीएलओ को मारा जॉर्डन में. एंड दैट इज व्हाई हमास वाज ब्रॉट इन कि भाई ये रोग एलिमेंट पीएलओ यासिर अराफात को कंट्रोल करो, यू टेक ओवर, वी विल सपोर्ट यू. बट हमास was compromised by the radical element of Islam and the PLO. It got diluted. And end में उन्होंने बंदूक के दम पे ही, the moment Yasser Arafat passed away, they took over from the PLO administration. आज की तारीख में महमूद अब्बास अपने आप से खुद पूछता है कि उसका वजूद और मतलब क्या है. तो आपने ये पाकिस्तान की बात करी, और इससे कनेक्टेड ऑफ कोर्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैरेलल है जो अभी हो रहा है, जो अपने आप में ऑपरेशनली बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. पायलट रेस्क्यू. 2 पायलट्स, 2 या 3, इट्स नॉट क्लियर, क्लेम्स थोड़े से वो हैं, बट इन एनी केस सिमिलर ऑपरेशन वाज डन जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया था. एंड आई थिंक इट वाज द सेम टीम, नेवी टीम 6, दैट वाज डिप्लॉयड. और इस केस में भी ऐसे ही हुआ है, और ये लेजेंडरी ऑपरेशन है जो अमेरिकन साइड ने कराया है इसराइल के साथ. और सीआईए बहुत एक्टिव थी, मोसाद बहुत एक्टिव थी, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स लेवरेज करे गए, एक फेक मैसेज भेजा गया जिसमें उनको कंफ्यूज करने के लिए, आईआरजीसी को और इरानियन साइड को कंफ्यूज करने के लिए उसको डिप्लॉय करा गया. बहुत कुछ इसके अंदर हुआ है, बट हमारे को वी नो वॉट एवर वी हैव लर्नड फ्रॉम द न्यूज, बट आपके पास शायद ज्यादा डिटेल्स हो, तो एग्जैक्टली क्या हुआ है. एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके शब्दों में ये ऑपरेशन था क्या, हुआ क्या, और what is the big deal about it? Why is it such a legendary operation? And what are the details of it that we don't know? सर बिफोर मैं आपको ये प्रेजेंट रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताऊं, आई वुड लाइक टू स्टेट ऑपरेशन ईगल क्लॉ, जो जब रिजीम चेंज हुई थी, जब आयतुल्ला की रेडिकल रिजीम आई थी, तो what was the need for Operation Eagle Claw? People don't talk about that. That the radicalized Iranians and the Ayatollah Khomeini faction had taken 66 American citizens as hostage for 444 days. ये आप उसकी बात कर रहे हैं, आर्गो, ऑपरेशन आर्गो? नहीं, ऑपरेशन आर्गो नहीं, बट समवट सिमिलर टू द लाइंस ऑफ ऑपरेशन आर्गो. कि जो बेसिकली आर्गो में तो सीआईए एजेंट्स और इन सबको तो एक्सट्रैक्ट किया गया था इन डिसगाइज. ये तो एक्चुअल में दे वांटेड टू रेस्क्यू द पैसेंजर्स, दे कुड नॉट, इट हैड टू बी अ मिलिट्री ऑपरेशन. इसके लिए दे हैड 8 हेलीकॉप्टर्स, सी किंग हेलीकॉप्टर्स. दे हैड 2 C-130 एयरक्राफ्ट, जिसके अंदर की एक C-130 एयरक्राफ्ट के अंदर ब्लैडर रखा जाता है. उस ब्लैडर के अंदर फ्यूल होता है. सो व्हेन बोथ द C-130s लैंडेड, उसके बाद, बिकॉज C-130 इज अ एयरक्राफ्ट विद 4 इंजन्स, इट फ्लाइज फास्ट. So it landed before it waited for hours for the helicopters to reach the same spot. अब उस दौरान when the helicopters were coming, a sandstorm came
and because of which one of the tail rotors of one of the Sea King helicopters started showing variation in RPM, and it had to land and say, bhai, we cannot proceed, I'm sorry, I have to head back to the aircraft carrier. So out of 6, the plan was 66 hostages, 8 helicopters, of which 2 helicopters will give overall cover, and matlab basically 2 will come, the troops will get off from the roof of the embassy, those 2 helicopters will be airborne and will start circling and secure the perimeter. बाकी के जो 6 जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको 1 by 1 वो हेलीकॉप्टर्स गाइड करके छत पे बुलाते, 6 10s are 66, तो 6 10s are 60, तो बेसिकली दे वांटेड कि लगभग 6 पैसेंजर्स पर हेलीकॉप्टर में फिट आ जाए. अब एक हेलीकॉप्टर कम हो गया आउट ऑफ 8 हेलीकॉप्टर्स, तो बचे 7 में से अब 2 एयरबॉर्न है, बचे 5. So all these 5 helicopters could only accommodate maximum of 10 passengers. That is 5 10s are 50. So जो बाकी 16 लोग थे उनको कैसे लेके आएंगे? So eventually they decided to take out everything which was unnecessary from inside the helicopters. लोहे की सीटें and anything which was extra, they just removed everything. Now at night they had to start with the operation. तो when one of the helicopters का रोटर शुरू हुआ, वो डस्ट इतनी ज्यादा उठी, and when it tried to take off, it was very near to one of the C-130 which had a fuel wala bladder. It had a crew of 4 to 5 people, and when it took off and started going ahead, because of the dust, zero visibility, it hit the C-130 which was parked ahead of them. Early morning, and then वहां पे फायर इंसिडेंट हुआ. डेल्टा फोर्स के 3-4 लड़के गए वो C-130 में टू टेक आउट द क्रू, दे ऑल्सो पेरिश्ड. 8 casualties took place, and जो कहते हैं ना no man left behind, sadly these 8 soldiers who were there were left behind. Their bodies were still burning when this happened, and as a result मैंने सर एक वो पोस्ट डाली है which is an actual documentary with actual recordings of the American military general. वो रिपोर्टिंग कर रहा है प्रेसिडेंट को कि it has been failed, there are some who are missing, some have perished. He said, I don't understand. President क्या, he said वहां पे आग लग गई है, there something has gone wrong, so they've taken a call, they've started back. मतलब abort कर दिया before starting of the operation. ठीक है. तो सर देखिए, लास्ट मोमेंट यू हैव टू टेक दीज कॉल्स. तो दैट वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम वेयर अमेरिकन्स डिसाइडेड नो मैन लेफ्ट बिहाइंड होगा, ऐसे नोबडी विल बी लेफ्ट बिहाइंड इवन इफ देयर बॉडीज आर चार्ड एंड बर्न्ड. तो आज की तारीख में देयर आर स्पेकुलेशंस. नाउ लेट्स कम टू दिस ऑपरेशन सर. A-10 is basically a aircraft which flies low. Its speed is up to 500 to 600 kilometers per hour. ठीक है, हाफ मैक तक ये उड़ता है. इट हैज अ GAU गैटलिंग गन which is I think 30 mm और 50 mm राउंड्स होते हैं इसके, and high rate of fire. It has a very wide arsenal of air to ground missiles and bombs. तो बेसिकली सर इसका काम होता है टू गिव ग्राउंड सपोर्ट टू एनी ऑफ द मिलिट्री फोर्सेस during operations, and it was extensively used in Desert Storm 1 and 2. Okay. अभी ये एयरक्राफ्ट डीकमीशन होने वाला था. इट इज अ डीकमीशन कैटेगरी में आ चुका है, बट दे फेल्ट नहीं, वी नीड टू गो इन फॉर द ग्राउंड ऑफेंसिव, सो दे ब्रॉट इट बैक. इन्होंने इसकी एक फ्लीट को अपग्रेड भी किया हुआ है with the latest of technology and the communication systems. This pilot got hit with what? A man pad. It wasn't any missile which was fired. It was a shoulder mounted man pad which had IR technology, infrared tracking system. So these were the Chinese man pad missiles which hit this aircraft which was low flying. Okay. And
and this pilot, he ejected, and he was rescued within 4 hours of his ejection. मतलब पहला जो A10 Warthog का जो क्रैश हुआ, within first 4 hours he was rescued. Simultaneously वहां पे मल्टीपल ऑपरेशंस चलते हैं. अनफॉर्चुनेटली ये एरिया देखे इस्फहान है सर, इट्स अ न्यूक्लियर फैसिलिटी. Every or any nuclear facility is bound to have an impeccable air cover, air defenses. ठीक है सर, it is but obvious. You go to any country, they will devote their best anti-aircraft element near these sensitive locations. तो वो F-15E was somehow shot by the again shoulder-fired missile. And when this colonel ejected from that, he was injured. He catered to his self wounds. And अगर आपको इतना अनुमान नहीं लगा पा रहे हो कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं, प्लीज गो वॉच अ मूवी ऑफ ओवन विल्सन की बिहाइंड एनिमी लाइंस. वो एक कर्नल थे हु वाज शॉट डाउन इन कोसोवो ड्यूरिंग द वॉर इन कोसोवो, एंड ही also took approximately 2 days to reach to a safe zone. सेफ जोन वो होता है जहां पे कि ना ही मतलब वॉरिंग कंट्री की आर्मी वहां आ सकती है, ना ही दूसरी कंट्री, मतलब बोथ द कंट्रीज हु आर एट वॉर, वो एक नो मैन्स लैंड होता है, उसको सेफ जोन बोलते हैं. वहां पे म्यूचुअल अग्रीमेंट होती है कि इसका एयर स्पेस विल नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय ईदर ऑफ द कंट्रीज, तो उसे सेफ जोन कहते हैं. सो ही रीच टू द सेफ जोन, बट उसमें दिखाया कि how the soldiers were like tracking him and were just wanting Hunting. to get at him. They तो were इधर भी वही हुआ Hmm. कि IRGC को ऑर्डर्स दे दिए अपने ट्रूप्स को मूव करो. वहां के लोकल रेडियो स्टेशन से अनाउंसमेंट हुई कि लोकल मिलिशियाज गेट एक्टिवेटेड, स्टार्ट पेट्रोलिंग द एरिया. जो ये पायलट पकड़ के लाएगा पहले उसे इतने $1 million ये खोमेनी की रजीम देगी. रिवॉर्ड. तो लुक एट द रेडिकलाइजेशन कि आप अपनी मिलिट्री को टास्क नहीं दे रहे हो, आप वहां के रेडिकलाइज्ड पब्लिक को भी रेडियो मैसेज पास कर रहे हो कि भाई हथियार निकालो, जाके ढूंढ के लेके आओ. दिस इज द माइंडसेट ऑफ दैट कंट्री. एंड व्हेन आई आस्क पीपल दैट इफ यू वांट टू सेटल योर किड्स इन यूएसए और ईरान, फिर चुप हो जाते हैं, कहते हैं नहीं हम तो यूएसए ही भेजेंगे. देन व्हाई आर यू साइडिंग विद ईरान? Well, anyway, sir, so this operation, so एक होता है सर, then CSR is launched. That is what is this? basically search and rescue. C तो वो combat करके है, तो इंडिया में भी just call it search and rescue mission. वो combat वो US में C लगा देते हैं. तो it is a CSAR package. अब एक पैकेज में there is a certain amount of dedicated aircrafts, dedicated upgraded weapon systems, dedicated upgraded jamming and observation aircraft, and UAVs which are armed and ready to fire with thermal imaging and EOIR, electro optics with infrared detection. तो अगर दुश्मन के पास कोई लेजर गाइडेड कोई भी मिसाइल है या कुछ भी लेजर रिलेटेड है या इंफ्रारेड रिलेटेड डेजिग्नेटर या कुछ है, वो ऊपर आसमान से बड़ी क्लियरली दिख जाता है दैट पर्टिकुलर प्लेस इज एमिटिंग इंफ्रारेड और लेजर बीम्स. तो वहां से इट इज वेरी इजी टू एक्चुअली आइडेंटिफाई एंड देन डेजिग्नेट के टारगेट की भी इधर मारो. When we go for operations, sir, we have IR designator होते हैं हमारे weapons पे. So what happens is अगर हम जा रहे हैं and we are wearing night vision devices, तो अब अगर वहां से मुझे 6 टेररिस्ट दिख गए आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपना IR स्ट्रोब जो होता है उसको ऑन करते हैं डेजिग्नेटर को, एंड वी पॉइंट आउट एट टेररिस्ट नंबर 1 and we pass a message on a radio, भाई भूप सिंह ये पहला बंदा तेरा है, and he is wearing the night vision, he sees, कहते हैं हाँ साहब मैंने देख लिया, noted, ये I have locked on to my target, मैं इसे I will liquidate this guy.
तो ऐसी हम अलग अलग असॉल्ट टीम की अलग अलग बंदों को वेंटेज पॉइंट और किलिंग जोन में रख के हम आईआर स्ट्रोब्स के साथ बताते हैं, डेजिग्नेटर्स के साथ, कि इसको मारो, इसको मारो, इसको मारो, इसको मारो। डिसएडवांटेज तब होता है जब अगर टेररिस्ट ने भी नाइट विजन गॉगल पहनी है तो उसे वो इंफ्रारेड लेजर दिख जाएगी कि भैया यहाँ पे आईआर स्ट्रोब है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट EOIR डज, कि उसके लेंस में इफ इट सीज एनीथिंग विच इज इंफ्रारेड और लेजर बेस्ड और डिफरेंस इन टेम्परेचर, थर्मल भी उसमें आ जाता है कि चेंज ऑफ टेम्परेचर है, उसे दूर से पता लग जाएगा। इवन इफ इट इज 5 किलोमीटर इन दी एयर, इट विल टेल कि भाई यहाँ पे दुश्मन है, यहाँ पे प्लीज डिस्ट्रॉय इट। ठीक है सर। तो बेसिकली आप कवर देखें, एक तो कवर हो गया। दूसरा, अगर मैं एक इलाके में मौजूद हूं, इट इज इमिनेंट कि भाई यहाँ पे हाई वैल्यू टारगेट है, यहाँ पे ही जाना है, टू अवॉइड एंड नेगेट दैट, फॉल्स रेडियो चैटर शुरू होती है ताकि दुश्मन इंटरसेप्ट करे और वहां पे झूठी एक नरेट की जाती है कि हमारा बंदा वहां पे उधर नहीं है। एक्चुअल जगह पे रेडियो टेलीफोनी पे बोला जाएगा कि एक्चुअल जो जगह है वो डिकॉय है, वहां पे बंदा नहीं है, असली हमारा पायलट वहां पे गिरा हुआ है, एंड दैट प्लेस वुड बी द डिकॉय प्लेस एज अ बेट। तो द एनिमी फॉल्स फॉर दैट एंड गोज देयर, एंड एज अ रिजल्ट जो एक्चुअल प्लेस ऑफ ऑपरेशन है उसका जो थ्रेट है, द थ्रेट रिड्यूसेस। अब कहानी ये है कि लोग कह रहे हैं यूरेनियम, इनरिच यूरेनियम की रेड फेल हो गई। नाउ now the thing is, having operated with infantry or for a number of years and also for some time with special forces, time plan is the criticality, because वक्त और समय नहीं रुकेगा, आप जितना मर्जी जो मर्जी कर लो, टाइम विल नॉट स्टॉप। once the first light comes, you are exposed, then there is nobody who's going to, there's nothing that will come to stop you। एनिमी की मिसाइल जितनी आएंगी वहां पे, तो वहां पे जैमिंग कर लो, कुछ भी कर लो, दे कैन सेंड इन देयर ड्रोन्स इन थाउजेंड्स जस्ट टू गेट हार्म ऑन यू इफ यू आर लार्ज इन नंबर। ठीक है सर। तो बेसिकली क्या होता है कि टाइम इज ऑफ क्रिटिकलिटी एंड एसेंस नंबर 1, सरप्राइज नीड्स टू बी मेंटेन्ड। आप इतना बड़ा जत्था नहीं ले जा सकते, यू कैनॉट मूव इन अ लार्ज फोर्स। आपको दूर से ही शोर शराबा और डस्ट राइज हो रही है या फिर नॉइज आ रही है। और देखें, इरानियंस डू हैव नाइट विजन गॉगल्स, नाइट विजन गॉगल्स भी हैं, थर्मल डिवाइसेस भी हैं उनके पास, इतनी गरीबी नहीं है उनके पास, एंड दे हैव चाइनीज इक्विपमेंट विद देम। तो भी इट विल बी इनकरेक्ट टू से कि वो बिल्कुल ही गए गुजरे हैं एंड दे आर आउटडेटेड। नो, दे आर नॉट, बट अगेन इट इज द फॉल्ट फॉर वेटिंग फॉर 47 years दैट टुडे दे हैव कम टू दैट लेवल। तो बेसिकली क्या होता है सर कि these two C-130s landed, they had troops in them, and इस एक एयरक्राफ्ट के अंदर दैट दे आर सेइंग सो कॉल्ड ब्लैक हॉक, they were not Black Hawk aircrafts, they were AH-6। in one C-130 you can load 2 AH-6 helicopters, उसके रोटर्स फोल्ड हो जाते हैं, एट वन टाइम इट कैन कैरी अप टू 4 कमांडोज, 2 ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है सर, टू द लेफ्ट एंड टू द राइट, पोर्ट साइड एंड वेस्ट साइड, दोनों साइड आप कर सकते हैं, स्टारबोर्ड एंड पोर्ट साइड, लेफ्ट एंड राइट के लिए। तो इस पे आप या तो 4 बिठा लो, या 3 राइट पे बिठा लो, 3 लेफ्ट पे बिठा लो, ऑन अ सीटिंग। वहां पे एक प्लैंक लगाया जाता है स्पेशल, सो बोथ द पायलट्स आर इनसाइड द एयरक्राफ्ट थ्रू आउट, कमांडोज आर सिटिंग एडजेसेंट टू द पायलट्स यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट पे। तो दिस हेप्टर is very small, very light. It is for quick supporting of close quarter battle in cities or urbanized environment. तो बेसिकली सर, अब ये जो 2 C-130 लैंड किए, they landed at night, crash took place during day. This colonel, this weapon specialist officer, he trekked 7,000 feet in height
ये ऊपर पहाड़ियों में चढ़ के ही hid himself in one of the gaps like a crevasse कि आएगा जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, but the vulnerability of his beacon can very well be exposed अगर वो एक ओपन पहाड़ी पे अगर अपना बीकन ऑन करता है तो उसका सिग्नल इज इमिनेंटली विजिबल टू एवरीवन ऑन द रेडार। बट अगर वो किसी क्लोज्ड स्पेस में है तो टेम्परेली इफ दैट प्लेस इज गिविंग हिम कवर फ्रॉम द एक्चुअल ओपन एरिया, जैसे कुआं हो गया, तो अगर आप कुएं में तो आप कुएं की थोड़ी हाइट पे जाके आप अपना बीकन ऑन करें एंड व्हेन यू स्विच ऑन द बीकन उसमें सैटेलाइट काउंट दिखाता है। So the satellite count, once there are sufficient amount of satellites in count, you can communicate. So he communicated, he gave his location, his lat long and everything, and then he kept still, he kept sitting there. Unnecessarily ये कहीं movement नहीं की इसने. The moment he reached, he found a safer place. He was there. He kept communicating throughout from there only. He was not adventurous कि मैं थोड़ा सा बाहर जाके ना, because you are exposed when you are on the ridge line. So he did not make it a point to go at any ridge क्योंकि जब वो सिलट बनती है तो आपकी शेप इजीली पता लग सकती है with the observation equipment that you have. और अगर आप इस वाहन जैसी सेंसिटिव फैसिलिटी के आसपास हो, हालांकि आसपास नहीं थे, 25 किलोमीटर अवे दिस हैज हैपेंड। तो पीपल आर सेइंग कि फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, देखिए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस क्रिएट होगा, ठीक है, इट हैज टू बी अ कंट्रोल सेंटर, एवरीवन विल डिस्पर्स फ्रॉम देयर। तो बेसिकली जब these C-130s landed at night, they landed, both of them landed, एक में they had these two Hepters, they had the troops in them, एक में fueling का भी equipment था। Why? Now people are asking why fueling equipment? जो दो ब्लैक हॉक हमने C-130 के साथ देखे थे, they were reconnaissance Black Hawks with an elongated rod which is basically to refuel itself mid-air. तो वो रिकॉनेसेंस भी कर रहे थे, दे वर रिफ्यूलिंग देमसेल्व्स आल्सो। तो ये वो थे, दे लैंडेड। उसमें क्या था, बिकॉज ऑफ द, अब देखिए सर, जब रात होती है ना डेजर्ट में, ठंड हो जाती है, और जो कंडेंसेशन इफेक्ट, जो दिन में इतनी गर्मी होती है और रात को जब ठंड हो जाती है, ट्रस्ट मी, आई हैव सर्व्ड इन डेजर्ट्स, it is not easy. You cannot sleep in the open. It is freezing cold. हवा का तिनका भी नहीं चलेगा, but temperatures dip. They decently dip and you will feel the cold. तो उसमें क्या होता है सर कि sand then उस moist हो जाता है, it, and then the tires and the aircraft weight, it gets bogged down. So when they landed, eventually they got stuck into the desert wala patch, and after they got stuck, their tailboard could not open properly. जब tailboard ही नहीं खुलेगा पीछे से ऐसे proper, तो aircraft के अंदर से AH-6 helicopters could not be pushed out क्योंकि वो ऊपर छत को हिट कर रहे थे और नीचे से tailboard खुला नहीं था। And then they asked the pilot for assessment कि भाई assessment देखो, they assessed and said, भाई we will not be able to even move the aircraft now. आप शॉवल के साथ खोदो, जो मर्जी करो, the tonnage of weight is so much, it will not sustain, it will not be able to take off, और take off करेंगे भी, we will have to wait for daylight, we will have to wait for the sunlight, ताकि पूरा वो जो sand है वो फिर सूखे, थोड़ा ठोस होए, and then they will have to start up their engines and do it. They have to wait for 4 hours after first light to take off. So they were sitting ducks. And then they realized कि भाई ये जो दो AH-6 were to be deployed for flying to the location of the pilot, getting the colonel back to the C-130, loading him inside and pushing off. And जो बाकी commando units आई थी, what happens is, sir, there is deployment, tactical deployment around
all possible infiltration routes towards the area of operation where the high value target या high value individual that was the pilot to be rescued, उसको पूरा cover देना पड़ता है, क्योंकि कहीं से भी IRGC के elements were present. In fact, the Apaches came in low flying and they put fire onto the IRGC element. Yeah. वो 48 घंटे तक they kept IRGC at bay. Fire करते रहे, they did not let them advance in that general area. And तब तक the commando units were getting ready, but it was all called off. कहते नहीं भाई, this can't happen anymore. Now President Trump had a challenge कि तुमने एक बंदे को बचाने के लिए या तो अब ये 100 लोग मारे जा सकते हैं, क्योंकि the aircrafts are bogged down, nothing is able to come out, we can't do anything about it. So then they took a call कि भाई we are sending fresh set of aircrafts with additional aircraft cover. Please send the troops and check a landing space जहां पे ये land कर सकते. Then they went into the desert, थोड़ा कुछ किलोमीटर दूर, 6-7 किलोमीटर. Then they checked feasibility कि भाई यहाँ पे land हो सकता है. If not, then where else can it land? At the first light. So just before the first light, they selected two patches. They said यहाँ पे आप land करवाओ. Now to pick up those 100 troops, they sent in 3 C-130s empty, khali. Those 3 landed and then these troops got into that and they took off and left. And in the meanwhile, this pilot was rescued by one of the Black Hawk helicopters जिसकी refueling हो चुकी थी. It rescued the colonel and at the top of the mountain, सर हाइट पे जब होते हैं ना, हवा भी पतली होती है 7,000 फीट पे, and the down thrust of the air पे चैलेंज आता है, हेलीकॉप्टर को फ्लाइट नहीं मिलती इतनी. So it flew right at the nape of the earth, just along the ridge line जहां पे वो कर्नल को उन्होंने पिकअप किया. And while heading towards friendly territory in Iraq, इस पे इतनी गोलियां फायर हुई इस हेप्टर पे by the local militia, it had to do an emergency landing in Iraq. And उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए the rescue team and the colonel एक fresh helicopter वहां पे दोबारा लैंड किया, picked everybody up and reached the American base. And जो stranded रह गई थी, the video that we saw, ये जो है ना, that was destroyed by a missile strike. Oh, तो किसी अच्छा ने उसको आग नहीं उसमें लगाई थी जैसे डेटोनेटर बॉम्ब वगैरह नहीं लगाया था. It was destroyed from air to ground missile by the Americans only. तो जैसे लोगों ऑपरेशन को ये नेपच्यून लग रहा है स्पीड कि में किया था कमांडोज कि ने उसे डेटोनेट किया, वो नहीं था. वो नहीं था. अच्छा. So it was a daring raid, sir. वेरी डेयरिंग. इनफैक्ट जब ओसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन हुआ था तब भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और उन्होंने उसको आग लगा दी थी ताकि वो एनिमी हैंड्स में ना पड़े. बट आप कह रहे हैं कि ये एयर स्ट्राइक्स हुआ. बट इंटरेस्टिंग. बट एक क्वेश्चन है मुझे मेजर तूर, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग क्वेश्चन है. पता नहीं मुझे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, बट मेरे मन में आता है. अब अभिनंदन, कैप्टन अभिनंदन, अब क्या हम इस टाइप का ऑपरेशन कर सकते हैं? अगर कभी हमारे साथ हुआ इस टाइप का कुछ बिहाइंड एनिमी लाइंस, आवर पायलट वाज देयर, हम डिप्लोमेटिकली वापस ले आए उसको, वो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, वो एक स्किल है सारी. बट इस लेवल का ऑपरेशन आप देखो कितना इन लोगों ने सैक्रिफाइस करा अपने एयरक्राफ्ट. बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर स्पेंट, सो मेनी लाइव्स वर रिस्क्ड, बट अपने बंदे को ये निकाल कर ले आए. इट इज अ बिग डील. Sir, it's a total different scenario. Had Abhinandan not been detected, even they have the radio sets with satellite communication. Only difference was, had his aircraft crashed at night, we would have easily gone in and got him out. He landed in the middle of a area which was treacherous, within the proximity of the villages,
and Yes, the villagers and were these on him within minutes. yes, Yeah. and the bordering villagers are mainly retired पाकिस्तान मिलिट्री पर्सनल, क्योंकि उनको रिटायरमेंट पे ये डर्ट चीप थ्रो अवे प्राइसेस पे बॉर्डरिंग एरियाज पे जमीन दे देते कि भाई यहाँ पे तुम आ जाओ, यहाँ पे एक प्रोटेक्शन भी हो जाएगी और एक किस्म से हैबिटेशन भी हो जाएगी, दैट मेक्स पाकिस्तान पोजीशन स्ट्रॉन्गर कि यहाँ पे लोग बसे हुए हैं. Had he not been detected, had he remained undetected, had he been in the jungles and would have been evading, evading capture or detection, we would have got him out very easily. Things get complicated. Had this American colonel been in visual contact of IRGC, they would have gone and apprehended him. It has happened with a small team concept. वो खैर ग्राउंड फोर्सेस के थे. Andy McNab, he was a British SAS officer. They were sent in 2 to 3 weeks before the Gulf War to laser designate and pass coordinates of the Scud missiles, which were a threat to the American logistical positions and military bases. And ground to air missiles का अलग से threat था ही था. So this team went in, and how did they get ambushed? जैसे ही एक बकरवाल ने उन्हें देख लिया, आफ्टर फ्यू आवर्स वो जाके उसने बता दिया ट्रूप्स को, ऑल हेल ब्रोक लूज. तो जब तक आप एनिमी टेरिटरी में पकड़े नहीं जाओ, डिटेक्ट नहीं हो सको, ऑल इज वेल. तो दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस. बहुत सिनेरियोस दोनों अलग हैं. एक नॉर्थ है, एक साउथ है. यहाँ पे गिरा, अंडरस्टूड, बट ही वॉज नॉट सीन, नॉट हर्ड बाय एनीबडी other than the Americans. So they went and got him. यही सिनेरियो हमारे साथ होता, we would have gone and got him. But he was seen, he was surrounded, and he was confronted by the villagers. Then the mob took over. Practically speaking, अगर पाकिस्तान आर्मी वहां नहीं पहुंचती टाइम पे, the Pakistani mob, the civilians would have killed him, like how they killed their own F-16 pilot. उसको इन्होंने मार दिया था. The F-16 which Abhinandan sir shot down, the pilot had also bailed out, but they killed him suspecting him to be an Indian pilot. So that is where things went wrong. So in a way it was good luck कि इन्होंने देखा, डिटेक्ट किया, and they were able to take him to safety from the villagers. वो तो मार देते. They were the ones who kept punching him, hitting him. इसी चीज से मुझे एक चीज और पूछने का मन कर रहा है. वो ये है कि अगर ये पायलट रेस्क्यू नहीं होता, दिस अमेरिकन कर्नल, had he not been rescued and had the IRGC apprehended him, how would it have played out? क्या होता? What would have happened to him personally? और जियोपॉलिटिक्स के सिनेरियो में क्या होता? और आपको क्या लगता है कि क्या होता उस सिनेरियो में? सर देखिए, when a pilot is a pilot with that machine represents an assault of a nation. Open declaration of war happens when an aircraft crosses over the international border, means it is a declaration of war. So you can imagine the importance of a pilot with the machine in an enemy airspace. Very vulnerable. Things change within matter of seconds, and you, from a dominating position in a millions worth of dollar aircraft with that powerful weapon system, it can change into survival mode in within few milliseconds, which happened. If a pilot is apprehended, the pilot is the biggest tool of propaganda which is always flaunted in war to demoralize the air force, because सबसे बड़ा threat air का होता है, because most of the military is helpless when the enemy air attack comes. ठीक है sir. So it is a very big tool, and then they showcase these pilots deliberately to the media. Then they proclaim a victory narrative, a domination narrative, that देखो हमने इसको गिरा दिया है, हमने इसे कैप्चर कर लिया है. अब तुमने सिर्फ मैन पैड के साथ इनको गिराया है, चाइनीज मैन पैड.
your missiles are not that effective even now, but then they would have claimed कि भाई हमारी तो missiles भी top of the technology, हमारे मैन पैड्स तो हमने यूज ही नहीं किए, वो तो हेलीकॉप्टर्स के लिए होता है, एयरक्राफ्ट के लिए थोड़ा है, तो our missiles are top notch, and now we hold a dominating position, let us come on the table and talk, only then you will get your pilot back. तो पायलट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टूल है विच यू एक्सपोज योर ओपोनेंट कि देखो इसने ये भेजा, इसका बंदा है, मैंने इसे मार गिराया, आई होल्ड अ बेटर पोजिशन नाउ, सो अब इट इज अप टू द कंट्री विच इज प्रोपोगेटिंग विद दैट पायलट कि यार आई विल पुट द कंडीशन, सीज फायर, आई हैव योर गाय, आई हैव नॉट टच्ड हिम, ही इज अलाइव, stop all the hostilities, he will remain safe, otherwise फिर आप देख लो अंजाम क्या होगा. गॉट इट. आपके पास इतनी डिटेल होती है मेजर तूर, जब आपसे हम बात करते हैं ना, तो यू एक्चुअली वर एबल टू टेक अस इनटू दैट ऑपरेशन. और मतलब इट वाज, मैं ये नहीं बोलूंगा मजा आ गया बिकॉज लाइव्स वर इन्वॉल्वड इन इट, बट मुझे नहीं लगता कि आपके अलावा कोई हमको इस डिटेल में वहां ले जा सकता है, उसके पास इतने डिटेल्स होते. बट ये जो आपके पास प्रॉक्सिमिटी है, क्योंकि आप, आई थिंक आपका कुछ पास्ट में एक्सपोजर भी ऐसा रहा होगा जो आपको ये सब चीजें देता है डायरेक्टली, इट इज नॉट थ्योरेटिकल. तो कुछ तो आपने लाइफ में कुछ इस टाइप की चीजें की हूँ, आई एम श्योर, जो कि हम ओपनली बात नहीं कर सकते, नहीं करते भी नहीं है. बट आपने मुझे बताया था बिफोर वी स्पोक, यू नो, बिफोर वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, कि आपको डेथ थ्रेट्स भी आ रहे हैं कुछ. वो हाँ डेथ सर, थ्रेट्स क्यों आ रहे हैं आपको? it's in the open forum sir. सर देखिए, I've served in one of the most prestigious and elite units, infantry units, the 8th Battalion, the Rajputana Rifles, and wherever my unit has been, be it combat in India or abroad, I mean the composition of our troops is such that, I mean, we are ready to go down for one another. कि भाई, I will sacrifice myself, पर मैं अपने बंदे को कुछ नहीं होने दूंगा. So that mindset, that patriotism, I mean that uh, various religions and differences go out of the window when your life is at stake. And when you are on a foreign soil, when you are on a foreign assignment, when you know you're dealing with rebel forces which not only shoot to kill, they butcher you. More than the weapon, they like using the machete also. So, I mean, just imagine the odds and the pressure that we are in, and we still vouch for one another. So, देखिए sir, being from a very decorated Paltan 8th Battalion, the Rajputana Rifles, and having been part of many operations and exercises, and dealing with various weapon systems while in army, visiting sensitive locations, and reading and studying the enemy constantly. I do not speak for the heck of it. We have studied about this. We have practiced drills. We have done operations. We have got injuries. We have lost men who have served along with us. It's not easy. It's not easy. And people do not understand the repercussions. My heart pains when I mention about Operation Eagle Claw. My heart pains when Lieutenant Colonel Jonathan Netanyahu was my role model. मतलब मेरी एक पोस्ट है लिंक्डइन पे, मैंने बकायदा लगाई है दैट आई हैड हिज फोटो फ्रेम इन फ्रंट ऑफ माय स्टडी टेबल ड्यूरिंग माय एकेडमी डेज. आई वाज सो मोटिवेटेड बाय हिम. And he was the only officer who led from the front, and he was the only one who was the fatality in Operation Thunderbolt in Uganda, only to free 106 Israeli citizens. ना वो इनके रिश्तेदार थे, ना कोई दोस्त था, ना कोई जान पहचान थी, and this man went in, put everything at stake, all odds at stake. He happens to be today's Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sir's elder real brother, Yoni और Netanyahu. ये कहा जाता है कि उनके ब्रदर की डेथ से ही उनकी उस लेवल की, आई डोंट नो व्हाट अरोज इन हिम, बट आई थिंक दैट वाज द tactical switch Turning in him point. that was switched on,
and after that he has never stopped. And you can tell by his body language and by his determination, he is not just a politician, it appears. So एक बहुत ही अलग लेवल का एजेंडा है उनके दिमाग में जो बिल्कुल नॉन स्टॉप है, persistent है. It will not die as long as he's alive. Sir, only the person who's lost a sibling or a parent, I mean, they lived together, they loved one another as brothers, they grew up together, they became adults as together, they had so many memories as kids till their adulthood. And he was in politics, but he wasn't in active politics. His brother was serving as an honorable officer in the Sayeret Matkal, very reputed organization in Israel. Everything was good. They were about just going about their lives when such a tragedy took place. Now just change their names and let us put our names. God forbid, but let's put our names, our siblings, our parents in their place. It's not easy, sir. People say, why are Israelis aggressive? 60 lakh, 60 लाख लोग मारे गए थे इनके, जिनको पहले उनके तन से कपड़े हटाए गए, उनको भूखा रखा गया, पोते पोतियों से लेके दादा दादी, उनके माँ बाप, the whole family line of 3 to 4 generations was stripped naked and were put into those gas chambers. I am, until the day I die, I will side with Israel. They have the right to exist, they have the right to live. 7th October, a terrorist faction called Hamas, backed by the Iranian regime, carried out an attack which killed 1,200 innocent people. And the saddest part, as a kid, I grew up watching movies like, Sobibor. I felt so sad that there were elders who survived the Holocaust but died in this attack. तो तब जब वो बच्चे थे तब भी मरते मरते बचे, जब बुजुर्ग हुए पूरी उम्र जीली, and when they were supposed to deserve a peaceful end in their life, they were slaughtered. Is this justice? 25,000 people slaughtered in Iran. Yesterday, President Trump's conference, he outrightly said, I do not want Kurds to get involved in this wherever they go, because the Turks have been killing the Kurds. So Americans do not want to link themselves. Only why? Because they don't want the Kurds to suffer or incur losses and deaths. कहते भाई हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए. You be safe, stay alive. There was a reporter who asked, what about the protesters, everything? He said, we are not encouraging or telling anybody to open their mouth or protest. कहते हम देख चुके हैं what has been the result. So it is going to be a decisive. Sir, see, Desert Storm 1 and Desert Storm 2, the gap was 12 years and 20 days. Desert Storm 1, the first 30 days of war, 40 to 45 days of war, America lost 51 aircrafts, state of the art that time, futuristic. And then after 12 years, 20 days, 9/11 happens, they go to war in Iran again, Iraq. Because terrorism was so much in the Middle East. I mean, they bombed American troops in Lebanon. More than 100 of them died there. I mean, the kidnappings took place. The US embassy in Kenya was bombed. Hundreds died there. I mean, for how long? I mean, America has been compelled to have their military bases everywhere. Tomorrow, if the world starts killing and slaughtering Indians, India will ensure कि भाई मैं पैसे 2 रुपए ज्यादा लगा दूंगा, but I will protect my citizens. We will also pay money in dollars. We will also have our military bases abroad, only to protect Indians. So people are saying, अरे F-15E गिर गया, America lost the war. अच्छा शिप वापस चली गई है ना 500 किलोमीटर, they are scared, they lost the war. भाई, these are tactical decisions.
if India has a aircraft carrier Vikramaditya, why will I expose it and risk it by taking it near to Pakistan in the waters? I will keep it as much away, because today's era is of hypersonic and supersonic missiles. Imagine, President Trump himself said that the Iranians had the luxury of firing 100 missiles on just one aircraft carrier, which went to Croatia for repairs. जिसमें बहाना मारा गया कि आग लग गई थी तो रिपेयरिंग के लिए गए थे, क्रोएशिया जाना पड़ा उसको. So these are tactical decisions. If I have an important weapon or a tool, I will not expose it to the enemy's range of weapon systems. अगर मेरे aircraft और refuelers, why are refuelers? I must give one credit to the Iranians. Without an air force, without a navy, they said कि चलो हम इनकी एयर फोर्स को नहीं कन्फ्रंट कर सकते ना, एयर फोर्स के सपोर्ट सिस्टम को कन्फ्रंट करो. They have got tremendous damage to their aircraft refuelers. अब एयरक्राफ्ट रिफ्यूलर्स अगर प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे 6-7 उड़ गए, तो you can imagine the implication that one aircraft fueler could increase the range of 7 to 10 aircrafts. और उस एक एयरक्राफ्ट फाइटर जेट की रेंज 500 किलोमीटर है, तो 1000 किलोमीटर रेंज तो उन्होंने वैसे ही कम कर दी एयरक्राफ्ट रिफ्यूलर को डैमेज करके या डिस्ट्रॉय करके. सो दे डिस्ट्रॉयड देयर जैमर्स, दैट इज द आईज एंड ईयर्स. दे डिस्ट्रॉयड देयर रिफ्यूलर्स, which restricts their proximity to come nearer to Iran for operations, and the jamming equipment that they have, the underwater drones that they are using to keep the American Navy at bay. And not that American Navy is not using unmanned patrolling boats. They are also doing the same. But there is no harm in prevention is better than cure. Why should I get an asset destroyed when I know I can keep it safe and it will deliver also, rather than illogically send it and get it destroyed? Kharg Island is a deception. Kharg Island will not be touched at all. It is a deception. The aim, the mission, aim and objective of the American forces is to extract that uranium from Isfahan and Natanz facility and rid Iran of any capability of acquiring a nuclear weapon. That is the main objective. And the thickness of the doors leading to the underground tunnels are almost 3 feet thick. I do not know. You need heavy cutting equipment. And people are saying 25 kilometer दूर nuclear facility पे land करके they are wanting to go and raid a nuclear facility. Why? ताकि 25 किलोमीटर के दौरान सारी ईरानियन पब्लिक को पता लग जाए कौन आ रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, क्या किसका मुद्दा है, and then Iranians will not even put a missile within that 25 kilometers on the Americans. So please have tactical acumen or logic. I'm saying everybody doesn't have military tactical knowledge. At least just add basic logic to it. कि अगर मैंने एक घर पे हमला करना है तो मैं 5 किलोमीटर पहले क्यों उतरूंगा? My job should be instant hit to maintain surprise and stealth. और वो तभी होगा जब स्मॉल टीम्स में जाऊंगा. मैं 100-150 लोगों का जत्था लेके जा रहा हूं, एक आर्टिलरी शेल वहां गिरेगी ना, बिना कुछ किए मेरे 10 से 15 बॉयज विल लूज देयर लिम्स और दे विल नॉट बी able to walk or move properly. Our equipment will be damaged. I will have to abandon my equipment. I will have to dedicate soldiers to carry them. वो जो fireman rescue वाला है कि इनको अब उठाओ, अपने बैग बुक abandon करो, pick them up and evacuate them to safety. So why should I carry a large force where I am vulnerable? Right. तो सर 25 किलोमीटर दूर it was dedicated for this operation to get this colonel out
And because वहां पे सर सी IRGC was closing in, they were closing in. It is not that they were not. There were villagers, local militias looking out for that colonel. They knew कि भाई 48 hours is like luck. Beyond 48 hours is just a miracle. So Friday ko he got hit. Saturday whole day they kept the deception going. Aircrafts की false movements कराई from another direction. रेडियो चैटर में ये अलग से झूठ बोलते रहे कि वहां पे कुछ हुआ है. They started diverting. The Iranians actually lost note and frustration and confusion में आके उन्होंने रेडियो पे अनाउंसमेंट कर दी, भाई let local militia people move around. अगर तुम्हें भी अगर हाथ लगता है तो हमें दे देना, हम तुम्हें डॉलर दे देंगे. तो why are you outsourcing your work? You can only make announcements ki if you see please inform, but you are saying ki go to the nearest IRGC, coordinate with them, take weapons, जाके ढूंढो, मिलता है तो उसे या तो get him back dead or alive. हालांकि 90% alive ही ढूंढना, alive ही होता है. It's better to get the pilot alive. तो सर बहुत सारी चीजें, there are respected analysts who are very much double the age, and I, by choice, out of respect, I do not counter their narrative. I do not say anything. I do not leave any comments. I keep things to myself. And what I have to say, sir, like I am so thankful to you that you gave me your platform where I can at least put up this message. Otherwise, the theory of the uranium and all, that's out of the window. It has got no relation whatsoever. The timelines don't match, the equipment doesn't match. Itne thick door hai, 3 feet thick metal doors of tons of weight. They have to be cut. It will take hours to do that. If they put explosive, imagine the amount of explosives to be carried. And to carry that explosive, you need vehicles. You need, chalo, Hepter. Now people will say AH-6 Hepter tha. It's a light combat Hepter. उसकी साइड पे गैटलिंग गन लगी रहती है और 4 कमांडोज बिठा सकता है. बट यू कैन नॉट कैरी 300-400 kgs of gas cutting equipment and उसका fuel and apparatus on that. Or even if you belly carry it, where is the surprise? There is no surprise in it. So आपके तो chances of getting ambushed is even more likely अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव से दूर उतरोगे. आपको कम एक्सपोज होना है, आपको जल्दी पहुंचना है, आपने जल्दी हिट करना है टारगेट को, अपना ऑब्जेक्टिव मीट करना है. दैट इज योर मेन एम, एंड यू हैव टू गेट आउट एंड इंश्योर दैट द मिशन इज अ सक्सेस. तो योर मिशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स have to be very clear and near to the proximity of this area, which is the nuclear facility. And softening of the target होगा. जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे एंट्रीज हैं, एग्जिट्स हैं, ट्रूप्स के बैरक्स हैं, वेंटिलेशन सिस्टम्स हैं, सब पे ताबड़तोड़ बॉम्बिंग होगी. पहले 50 किलोमीटर के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं मौजूद होगा. आर्टिलरी का, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम्स का, एयर डिफेंस का, सब कुछ तहस महस करना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज इट विल टेक एजेस टू कट वन डोर. एंड व्हाट इज द गारंटी कि इन टनल्स के अंदर एक ही दरवाजा है? What is the guarantee that every route that goes through these tunnels does not have a dead end to waste the enemy's time and to confuse the enemy? And I'm telling you, sir, in these tunnels, in a war protocol, they will put false maps. They will put false maps of directions, which will lead them into their booby trap and dead end, and not to the uranium. बहुत सारी चीजें होती हैं सर. There are a lot of brainstorming which is done. Yeah, and that is another completely different dimension, क्योंकि इस वॉर में अभी तक जितनी भी कॉन्वर्सेशंस मैंने करी हैं या मैं सुन रहा था, आर जियोपॉलिटिकल. अमेरिका क्या करेगा, ईरान क्या करेगा, बट इसके ऑपरेशनल डेप्थ में हम कभी नहीं गए. जो आज हमको लेकर गए, that was absolutely amazing. But it was amazing to the point of, I would say, a very rare glimpse into operational details that just I have not heard. तो मेरे को तो first hand experience हो ही गया, and I can't wait
for others to experience this. जी. मैं सर एक ही चीज बोलूंगा, if the American forces are to move into these locations, हाँ. they will insert either white phosphorus gas or any chemical agent gas through the ventilators, like how the theater siege in Moscow took place. Unfortunately, it backfired. जो Nerve civilians agent. community कम थी, they passed away due to the sleeping gas. But if we are to move in as a small team, specialized unit dealing with NBC warfare and radioactive material, our gear will be different, our equipment will be different, our whole profile of the gear will be different. It will not be the same, and it will be time consuming. So it is better that आप इनके ventilator systems के अंदर ही कोई ना कोई poisonous gas और chemical agents डालने ही पड़ेंगे, so that even if anybody is inside gets neutralized, then you cut open the doors. And these are sir heavy doors. You need pulley system. मतलब दो बंदे क्या, अगर आप 50 लोग भी बोलो ना इसे उठाएं, नहीं उठा पाएंगे. जिसके घर में तिजोरी लगी है आज की तारीख में, और एनी होटल दैट दे स्टे इन, देयर इज अ सेफ, अ स्मॉल सेफ. उसको तो खैर ऑन द ग्राउंड उसका एक नट होता है टू कीप इट फिक्स्ड. यू रिमूव द नट, you try to pick up that safe with only your hands. It is very heavy because the density of iron is so much कि वो छोटा सा लगेगा आपको, आधा फुट बाय आधा फुट. जब आप उठाओगे वो 10-15 केजी से भी ज्यादा, नॉट इवन 15, इट विल बी 50 केजीज, 50-70 किलो का होगा उतना छोटा सा. दैट इज द सेफ. एंड सेफ का काम क्या होता है? टू डिनाई एनी कटिंग और वेल्डिंग, सोल्डरिंग और मेल्टिंग ऑफ द आयरन, ताकि अंदर रखी हुई चीज महफूज रहे. तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है सर. आई थिंक इन कमिंग टाइम, इन कमिंग फ्यू मंथ्स, थिंग्स, बहुत सारी चीजें विच आई डोंट नो. अब फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी भी यूज की, जैसे वेनेजुएला में की. आई एम श्योर दे वुड हैव यूज्ड दैट हियर आल्सो फॉर एन इमरजेंसी टू कीप द ट्रूप्स अवे. तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैव आल्सो बीन यूज्ड इन दिस. बहुत सारी चीजें सर. आई विल आस्क यू, क्योंकि अभी जैसे ये ऑपरेशंस अनफोल्ड करेंगे, अभी तो बड़ा कुछ शायद होना है, और जैसे जैसे होगा ये आई विल कीप कमिंग बैक टू दिस, बिकॉज दिस पर्सपेक्टिव इज सो यूनिक. आपके अलावा ये मैंने तो नहीं सुना है कहीं पे, एंड आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू गेट एनीबडी बेटर ऑन दिस प्लेटफॉर्म देन यू टू टेक अस इनसाइड ऑन द ग्राउंड ऑन व्हाट इज हैपनिंग. अभी ग्राउंड इन्वेजन की बात चल रही है, बट हम वहां पहुंचेंगे, वी विल गेट देयर. फॉर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट जो आपने हमारे लिए कवर किया है इतने डेप्थ में, विद द पायलट रेस्क्यू एंड द कॉन्टेक्स्ट दैट यू हैव गिवन, I am very thankful, and I am sure my viewers will also love it and will really appreciate this depth that you bring to it. It is always such a pleasure, Major Toor. Thank you so much for your time, and I will keep circling back to you, and we'll talk a lot more. Thank you, sir. Jai Hind. And I request all to refer to my X handle. It's SamarToor3086, SAMARTOOR3086. And I request everyone to please read the articles that I write, because I put in a lot of research and depth as per my military experience, and then I compile them. So I would not say कि आप मेरी post देखते रहो, but please do read my articles. They are a pitara of knowledge which will make the audience very well aware of what is happening in the latest scenarios. Thank you, sir. Absolutely, and we will link it for you, and I also recommend that you do, because I also read his posts, and that is from where I realized that no, he's got some operational depth that is very rare, and so it's in front of you. Thank you very much, Major Toor, and we will continue speaking and exploring more.